हाँ भाई, नमस्कार सभी को। अरे नमस्कार सभी को। सुनना चाहिए ना सबको। कल क्या पढ़ा था? सह समीकरण, रस समीकरण मिति, स्टाइकियोमेट्री। क्या पढ़ा था? स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट पढ़ा था ना, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, किए थे ना। एक क्वेश्चन है आपके, अब लिखना है आपको। हाँ ठीक है। नोट्स किसके पास नहीं है पहले तो ये बताओ। कल नोट्स किसको नहीं मिले थे? परसों सबको मिल गए? चलो ठीक है, रफ कॉपी निकालो, लिखो 17 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से, अमोनिया के पूर्ण विघटन से कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? क्वेश्चन इतना ही है, सॉल्व करना है। 17 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से, 17 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? कल ये वीडियो जाकर के देखी थी क्या? कल वाली क्लास की नहीं देखी? चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जो बाहर से आए हैं बातें नहीं। अमोनिया का विघटन करवाना है, अमोनिया को तोड़ना है, ठीक है। और कितने ग्राम अमोनिया को तोड़ना है? 17 ग्राम अमोनिया को तोड़ना है। तो पूछा है आपसे तोड़ने के बाद में कितना ग्राम H2 गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ये प्रश्न है। मैं लिख देता हूं। सत्रह ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ये प्रश्न है। कर सकते हो क्या? कितना उत्तर निकाला? 3 ग्राम निकाला। कल नहीं आए थे आप? नहीं आए थे ना कल? आप भी नहीं थे आई? पेन चला कॉपी में, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने, मगर कोई चेहरा भी पढ़ा है क्या? बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है? लिखो लिखो लिखो। कौन यहाँ है? भूल गए? 3 आ रहा है, 3 Na आ रहा है। 3 Na क्या निकाला है आपने? अमोनिया के विघटन से क्या क्या बनता है पहले तो ये बताओ। कल आपने ये अभिक्रिया पढ़ी थी ना, N2 प्लस में H2, और ये क्रिया करके क्या बना रही है?
NH3 बना रही है। अब इसका विघटन करवाओगे तो अब की बार क्रिया कारक आपके पास में क्या है, NH3। इसको आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, N2, और प्लस में क्या बनेगा, H2। अभिक्रिया काम में कौन सी लेनी है आपको, ये वाली लेनी है, ठीक है। अब क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, पहले किसको संतुलित कर लें, नाइट्रोजन को। ये यहाँ पर 2 लगाया, 3 2 कितने हो गए, 6, ये यहाँ पर लगाओ कितने, 3। अब पहला काम आपको क्या करना है, किसका मोल निकालोगे, किसका मोल निकालोगे, अमोनिया का। अमोनिया का मोल निकालोगे, कैसे निकालोगे, 17 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया आपको, 17 ग्राम दिया गया है, और अमोनिया का 17 ही वो होता है ना। कितने मोल आ गया, 1 मोल आ गया, 1 मोल। 17 कैसे आया, ये हमें दिया गया ग्राम में परमाणु आणविक द्रव्यमान दिया गया है, बातें नहीं करनी, ग्राम में आणविक द्रव्यमान दिया गया है 17, ठीक है। मोल निकालते हैं तो ग्राम में परमाणु भार या अणु भार बटा क्या, गलत बोल रहे हो, पदार्थ की दी गई मात्रा ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। तो ये अमोनिया का क्या है, आणविक द्रव्यमान है। 17 को 17 से भाग दें, कितने मोल आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, दूसरा तरीका बताया है ना मैंने आपको, दूसरा तरीका ये है हमारे पास में NH3, और NH3 से हमने बनाया क्या, N2 प्लस में क्या बनाया, H2, क्या बनाया है, H2। ये 3 H2 है और ये 2 NH3 है, ठीक है, यही तो है। अब हमारे पास में अमोनिया का 1 मोल आया, अमोनिया का क्या आया, 1 मोल। 1 मोल अमोनिया से हाइड्रोजन कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल। कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल। बात सही है क्या, क्या पूछा है, कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, आपने तो मोल निकाल लिया 3, तो हाइड्रोजन 1 मोल बन रहा है क्या, देख 3 मोल क्या निकाला आपने, 1 मोल के विघटन से 3 मोल क्या बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है। लेकिन आपको मात्रा किस में पूछी है, ग्राम में पूछी है, मात्रा किस में पूछी है, ग्राम में पूछी है, पूछिए ना ग्राम में, कैसे निकालोगे बताओ। मोल आपको दिया है हाइड्रोजन का, कितना मोल है, 3 मोल दिया है, 17 इंटू 3, 17 कैसे करोगे, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम, ग्राम में मात्रा, और अपोन क्या होता है, परमाणु या अणु भार, परमाणु या अणु भार। अब भी निकाल लो, अब भी निकाल लो, अगर किसी को पता है तो निकाल सकते हो क्या, है हम्म 5.6। और बताओ ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, अरे ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, किसकी है ग्राम में मात्रा 17। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप 17 क्यों रखोगे, हाइड्रोजन का रखोगे ना, तो हाइड्रोजन की तो ग्राम में मात्रा निकालनी है आपको, तो ग्राम में मात्रा तो इधर लेके आओगे आप, और मोल इनटू क्या हो जाएगा, मोल इनटू अणु भार, ये होता है ना। अब ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, क्या अमोनिया 1 मोल है क्या, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना लगाया आगे, कल मैंने बताया था ना, ये किस चीज को प्रेजेंट करता है,
स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। इसका मतलब ये 2 क्या बता रहा है, नाइट अमोनिया के कितने मोल है, 2 मोल है। गलत क्यों बता रहे हो आप, कितने मोल है, 2 मोल। अमोनिया के 2 मोल से 3 मोल किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। और 17 ग्राम किसके बराबर है, 17 ग्राम किसके बराबर है अमोनिया का, 1 मोल के बराबर है। 17 ग्राम किसके बराबर है अमोनिया का, तो क्या इसकी मात्रा जब 2 थी तो ये 3 बन रहा था, इसकी मात्रा को हमने आधा कर दिया 1 मोल, तो क्या ये आधा नहीं बनेगा, 1.5 मोल नहीं बनेगा, कल बताया था, बनेगा नहीं बनेगा। अब आपके पास में मोल कितना है, आपके पास में हाइड्रोजन का 1.5, ये लिखा आपने 1.5, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, अणुभार कितना हाइड्रोजन का, 2 है या नहीं है। अरे हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, 2, 1 का 1 होता है, 2 के कितने हो गए, कितना मोल बनेगा, ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। हाँ सही है, किया क्या ऐसे, तो 17 से कर दिया, इसका आंसर कितना आया, 3 ग्राम आया। दोबारा देखो, और दोबारा देखो, आपसे पूछा है ये NH3 से टूटकर बन रहा है, एक तो नाइट्रोजन बन रहा है और एक क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ध्यान से देखना, और कल वाली वीडियो भी आज जाकर के देखना, ठीक है। इस अभिक्रिया को संतुलित करोगे 2, और इधर कितना लगेगा, 3 लगेगा। ये स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है जो बता रहा है कि इस अभिक्रिया में ये 2 मोल क्या है, अमोनिया है, और 1 मोल क्या बन रही है, नाइट्रोजन बन रही है, और 3 मोल क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ये ना, पहले ये लिखो, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको इसमें प्रश्न में दिया है कि आपने 2 मोल जो अमोनिया है इसका ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितनी ग्राम, 17 ग्राम, 17 ग्राम मात्रा दे रखी है, और अमोनिया के मोल ज्ञात करोगे 17 ग्राम में, तो क्या अणुभार से भाग दोगे या नहीं दोगे, तो अमोनिया कितने मोल आ गई आपके पास में, 1 मोल। जब आपको पता है कि 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन का निर्माण होता है अमोनिया के, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल 2 का आधा या नहीं, 2 मोल का आधा 1 मोल। जब 2 मोल से 3 मोल का निर्माण हो रहा था तो 2 का आधा किया 1 मोल, तो 3 का भी आधा बनेगा ना, 1.5 मोल बनेगा नहीं बनेगा। स्टाइक्योमेट्री हमें यही तो बताती है ना। ये बन गया 1.5 मोल, 1.5 मोल क्या बन गई, हाइड्रोजन बन गई। अब इस 1.5 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने ग्राम हैं, 1.5 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने ग्राम हैं, तो फॉर्मूला तो आपके पास में यही काम आएगा, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो आपको तो ग्राम में तो मात्रा ज्ञात करनी है, ग्राम में क्या ज्ञात करनी है आपको, मात्रा ज्ञात करनी है। ग्राम में मात्रा बराबर आप कहोगे कि मोल गुणा क्या आ जाएगा, मोल गुणा क्या आ जाएगा, अणुभार। मोल कितने हैं 1.5, और अणु कितने, अणुभार कितना हो गया 2 हो गया। तो 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितने मोल आ जाएंगे, कितने ग्राम आ जाएंगे, 3 ग्राम आ जाएंगे। समझ आया। एक प्रश्न और लिखो, आ जाएगा आपकी बात समझ। हाँ लिखिए आप, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन किया जाए, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन किया जाए कि 0.5 मोल CO2 गैस का निर्माण हो, CO2 गैस का निर्माण हो। अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं, देखना, विघटन करवाना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसका विघटन करवाते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखोगे, मैं नहीं बताऊंगा अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, संतुलित है।
यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम क्या है 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 और 1 कितना है 3 है। इसका मतलब दोनों साइड अभिक्रिया क्या है संतुलित है। इसमें आपको कुछ भी लगाने की हटाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं क्या कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन अब की बार आपको प्रश्न में क्या दे दिया, हाँ, कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 0.5 मोल CO2 गैस का निर्माण होगा। सीधा सा उत्तर है। अगर कितना आएगा 0.5 मोल। नहीं समझ आया? इधर देखो, हमने ये कहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 1 मोल CO2 गैस का क्या होगा निर्माण होगा। हमें दिया है 0.5 मोल, क्या दिया है 0.5 मोल CO2 का निर्माण कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से होगा। तो क्या 1 का आधा 0.5 नहीं है क्या, है ना? तो क्या इसका आधा नहीं हो जाएगा 1 मोल का, हो जाएगा 0.5 मोल। खेल कुछ नहीं है, बस खेल है शब्दों का। ठीक है, समझ आया क्या? आ गया समझ में? ग्राम, अब ग्राम में कैसे निकालोगे, देखो ग्राम में कैसे निकालोगे। ग्राम में पूछ ले तो ये प्रश्न मेरा आपसे, आप करके बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। अणुभार आप याद कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर ठीक है। तो कितने ग्राम, 50 ग्राम। कॉपी में पेन चलाओ, कॉपी में पेन, अंगुलियों से इशारे होते हैं, पेन नहीं चलता। कितने ग्राम कर रहे हो, करो यार। आज पार्टनर कहाँ है, पड़ोसी? नहीं, केमिस्ट्री से डर गया या डर लगने लग गया, बीमार है? किया नहीं किया? आपका उत्तर सही है, 50 ग्राम। आपका भी सही है, 50 ग्राम। और किसने निकाला 50 ग्राम? आपने निकाला, आपने निकाला। 1 2 3 5, ठीक है, ठीक है। इन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की मोल में मात्रा है, और मोल देके आपको क्या पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा पूछी गई है। अणु भार, ये मात्रा पूछी है, तो क्या मोल इंटू अणु भार आएगा तो ये ग्राम में मात्रा निकल जाएगी। मोल कितना दे रखा है 0.5। अब अणु भार तो आपको पता होना चाहिए, कितना आता है 100। 5 ने 100 गुणा करो, कितना होगा 500। इन्हों 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ, कितना 50 ग्राम। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 0.5 मोल CO2 गैस का क्या होता है निर्माण होता है। अब ग्राम में मात्रा उसकी भी ज्ञात कर सकते हो आप। CO2 का अणु भार पता है आप सबको, पता है ना, मोल में मात्रा दे रखी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लास्ट क्वेश्चन है, करना है आपको। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बस बातों में उलझा रखा है आपको। 8.5 ग्राम अमोनिया के 8.5 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन पर एनटीपी पर
एनटीपी पर कितने लीटर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? कितने लीटर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? एक तो पहला प्रश्न पढ़ा था हमने और एक ये प्रश्न पढ़ा था, इन दोनों में क्या फर्क है वो देखो आप। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया ना तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। दोनों में अंतर देखो क्या है। आपको अमोनिया तो दे दी ग्राम में, किस में दे दी? ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से मोल निकल जाएंगे, वो तो आपके लिए सरल है। लेकिन हाइड्रोजन का आयतन पूछ लिया लीटर में। हाइड्रोजन का क्या पूछ लिया आपसे? आयतन पूछ लिया, लीटर में पूछा है ना। और शर्त क्या दे दी? एनटीपी। लास्ट में जाकर के थोड़ा सा चेंज करना होगा, काम में आएगा 22.4। लास्ट में जाकर के काम में क्या आएगा? 22.4। निकाल के देखो, प्रोसेस सारी वही है, लास्ट में चल करके आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक प्रश्न आपको, आपका मेन एग्जाम होगा ना जेट का, इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको, एक प्रश्न जरूर मिलेगा इस चैप्टर में से। अभिक्रिया तो यही है, NH3 और क्या है N2 और प्लस में क्या है H2, 3H2 और 2NH3। अभिक्रिया लिख दिया सबने? 11.2 थोड़ा सा कम रह गया, हाँ यही आ रहा है 11.2। गड़बड़ हो रही है क्या कहीं? हो रही है? मैं करवाऊं, समझाऊं, समझा दूं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। इधर देखो, क्या ये 2 मोल है? 2 मोल है क्या? और ये 3 मोल हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है क्या 2 मोल से? हो रही है ना? चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसका मोल कितना निकाला आपने? 17 तो क्या है इसका? दो है। प्रश्न में क्या दिया आपको? 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम। ये 8.5 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से कितने लीटर एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा? ये तो प्रश्न पूछा है। 8.5 में 17 का भाग दोगे, 17 पंजे कितना हो गया? 85। 17 पंजा 85, यानी 0.5 मोल आगे आपको, किसके आगे आपके पास में? अमोनिया के आगे। अमोनिया के 0.5 मोल आगे आपके पास में। 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन का निर्माण होता है, तो 1 मोल से 1.5 मोल का निर्माण होगा। और 0.5 मोल से इसका आधा कितना होता है? 1.5 का आधा कितना होता है? पौने होता है ना। पौने को कैसे लिखते हैं? 3/4 से। ये तो 3/2 हो गया, और ये 3 कितना हो जाएगा? 4। यानी पॉइंट क्या है आपके पास में? 75 मोल का क्या होगा? निर्माण होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई 2 मोल अमोनिया आप काम में ले रहे थे, ये टूटेगी तो 3 मोल हाइड्रोजन का निर्माण होगा। समझ लो रे, पहले बाद में बात कर लेना। हमने देखा कि हमारे पास में अमोनिया के वास्तविक मोल कितने हैं? 8.5 ग्राम को आपने मोल में कन्वर्ट किया तो 8.5 ग्राम कितने मोल के बराबर आया? 0.5 मोल में। हमें पता है जितना इधर काम में लोगे जितना इधर बनेगा, अगर उसका आधा आपने किया तो इधर भी आधा बनेगा,
और उसका भी आधा आपने किया तो उधर भी क्या बनेगा, उसका भी आधा बनेगा। यानी ये 1.5 मोल था, तो अब की बार आपने 0.5 मोल लिया तो ये भी कितना आ गया, 3.4 मोल आ गया, 3.4 मोल आ गया आपके पास में। 0.5 मोल अमोनिया के विघटन से 3/4 मोल हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब क्या पूछा है आपसे, ये मोल है और उधर आयतन और बटा क्या है 22.4। आपको क्या ज्ञात करनी है, लीटर में मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर दिया गया आयतन लीटर में, और इस लीटर आयतन को आपको भाग देना होता है किससे, 22.4। जबकि हमें लीटर की मात्रा दी नहीं रखी, हमें तो लीटर में मात्रा ज्ञात करनी है हाइड्रोजन गैस की। तो मोल इंटू क्या आ जाएगा, मोल इंटू क्या आ जाएगा बताओ, 22.4। करके देखो कितना आया सबका उत्तर, 11.2। पक्का रह गया, 11.2 कैसे निकाला आपने, मोल कितना है 3/4। ये कैसे काम में लोगे आप, आपसे तो हाइड्रोजन गैस का मोल मात्रा पूछिए ना, इस अमोनिया की मात्रा थोड़ी पूछी आपसे। अगर अमोनिया की मात्रा पूछी होती लीटर में तब ये मोल काम में लेते। मोल आया हाइड्रोजन गैस का कितना, 3/4 इंटू 22.4 से क्या कर दो आप, गुणा कर दो। कितना आएगा ये, 4 एकम 4, 4 पांजे कितने हो गए 20। कितना बच गया, 22 में से 20 या कितना बच गया 2। कितना हो गया, वो पॉइंट हटा करके आप 4 उतारोगे 24 हो गया। 4 छिक्के कितने हो गए 24, 5.6। यानी 22.4, 4 से 5.6 बार कटेगा। काटना तो आता है, 22.4 में सीधा 4 को भाग दे लो। 22.4 में 4 का भाग देना है, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार कितना आएगा 20। ये 2 पॉइंट लगा करके 4 उतारो कितना आया 24। 4 छिक्के कितने हो गए 24। तो ये 5.6 आया आपके पास में। 5.6 को 3 से गुणा करोगे, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 पॉइंट कितना आ गया 8। किस में मात्रा आई है, लीटर में। यानी 0.5 मोल अमोनिया के विघटन से 16.8 लीटर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे? जिसको समझ नहीं है दोबारा समझा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, ठीक है। एक प्रश्न फिर घर से करके लेके आना है आपको। देखो इधर अभिक्रिया थी, ध्यान से समझ लेना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा और कोई बोलेगा नहीं। बोलता पकड़ा गया ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा अब की बार में। NH3 तोड़नी है आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, संतुलित करना बार बार थोड़ी सीखेंगे अपन। यहां पर कितने लगा दूं और यहां पर कितने लगा दूं, 2। ये अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हमें ये बता रहा है कि ये 2 मोल है। कितने मोल है, 2 मोल है। और 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसके 2 मोल से, अमोनिया के 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। बात क्लियर है मेरी, ठीक है। अब आपको देखना है कि 8.5 ग्राम अमोनिया दे रखी है, वो 8.5 ग्राम अमोनिया के कितने मोल के बराबर है। प्रश्न में यही तो दे रखा आपको, 8.5 ग्राम अमोनिया के पूर्ण विघटन से एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस कितने लीटर प्राप्त होगी, ये तो पूछा है प्रश्न में। तो अगला काम आपको ये करना है कि जो आपको प्रश्न में 8.5 ग्राम अमोनिया दे रखी है ना, उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। मोल में कन्वर्ट करोगे तो अमोनिया का अणुभार आपके पास में कितना है, 17। 17 को 8.5 में भाग दोगे तो प्राप्त हुआ आपके पास में 0.5 मोल। अमोनिया कितने मोल काम आ रही है, 0.5 मोल आपके पास में काम आ रही है। जबकि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना कह रहा है, 2 मोल अमोनिया है। अब अगला स्टेप क्या है, देखो ये 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 1 मोल जब अमोनिया लोगे आप
तो आपके पास में 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी जस्ट इसका आधा करोगे तो वो भी तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 0.5 मोल है। अगर 0.5 मोल अमोनिया को आपने काम में लिया तो कितने मोल हाइड्रोजन बनेगा, तो आप कहोगे 1.5 का आधा कितना होता है, पौनाई होता है, 3/4 मोल बनेगा, 3/4 मोल बनेगा। अब 3/4 मोल में मात्रा दी है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन के। ठीक है, अगर हमें यह पूछा ना कि लीटर में कितने लीटर अमोनिया को आपको काम में लेना होगा, तब तो आप 0.5 मोल काम में लेते। प्रश्न में पूछा कितने लीटर हाइड्रोजन गैस बनेगी एनटीपी पर, तो आपको मोल हाइड्रोजन का काम में लेना है, न कि अमोनिया का। ठीक है, तो लीटर में अगर आपको आयतन प्राप्त करना है तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर दिया गया आयतन लीटर में और अपॉन भाग दे दो किससे, 22.4 से। हाइड्रोजन गैस की लीटर में मात्रा पूछी है तो ये लिखा हमने लीटर, और बराबर मोल इनटू क्या है 22.4। मोल कितना दे रखा है 3/4, और 22.4 से इसको क्या कर दो गुणा, कितना आया 5.6। 5.6 को 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना आएगा 16.8। 16.8 लीटर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालनी है, आपके पास नोट्स है, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक का अर्थ क्या होता है, देखो कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें क्रियाकारक भाग लेते हैं, उत्पाद बनता है। कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें क्रियाकारक भाग लेता है और क्या बनता है, उत्पाद बनता है। किसी एक क्रियाकारक की अगर अभिक्रिया के दौरान मात्रा कम होगी ना, तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जिसकी मात्रा कम है ना, उस अभिकारक को अपन क्या कहते हैं, सीमांत अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत अभिकारक या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया है हमारे पास में, चलो हेडिंग डाल लेते हैं, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। और सीमांत अभिकर्मक का अर्थ क्या होता है, अभिक्रिया को लिखा हमने, एक अभिक्रिया A प्लस में B, A प्लस में B, और अभिक्रिया करके बना रहे हैं C प्लस में क्या बना रहे हैं, D बना रहे हैं। C प्लस में क्या बना रहे हैं, D बना रहे हैं। मैंने कहा इसका हमारे पास में 1 मोल है, कितना मोल है 1 मोल, और इसका हमारे पास में 0.5 मोल है, 0.5 मोल है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये कितना भी बने, आपको ये पहचाना है इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो हम कहेंगे सर इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक क्या है, बी है। क्या है, बी, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। जब ये समाप्त हो जाएगा ना तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, जब ये समाप्त हो जाएगा तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यही कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। क्या कहलाता है ये, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, पढ़ो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह कारक जो पूर्ण रूप से समाप्त होकर के क्या करता है, उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक है। आपसे अभिक्रिया देकर के, क्रिया कारकों की मात्रा देकर के आपसे पूछा जाएगा इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। ठीक है, तो उसको कैसे पहचानोगे, देखो एक फॉर्मूला दिया है ना, नीचे फॉर्मूला लिखा है ना आपके नोट्स में, सीमांत अभिकर्मक में फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला है, मोल की संख्या। ये है मोल की संख्या, मोल की संख्या, और भाग में क्या लिखा है, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक। अब आप नोट्स को बंद करो और कॉपी निकालो,
रस समीकरण मिति गुणांक। ये अनुपात जिस अभिकारक के लिए कम आएगा ना, इस अनुपात का मान जिस अभिकारक के लिए क्या आएगा, कम, वो ही अभिकारक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। समझ गए बात? ये दिया जाएगा आपको, ये आपको दिया जाएगा, पहचान लोगे आप, अभिक्रिया संतुलित करोगे तब। बस इसमें इसका भाग देना है और भाग देने के बाद में जितना मान आए वो मान चेक करना है, कम किसका मान आ रहा है, कौन से अभिकारक का मान कम आ रहा है। जिसका मान कम होगा अभिक्रिया में वो अभिकारक ही क्या कहलाएगा, आपका सीमांत अभिकारक कहलाएगा। प्रश्न लिखा है, लिखो अभिक्रिया ये लिखो आप, N2 प्लस में लिखो 3H2। जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती रहेगी ये अभिक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि 11वीं और 12वीं NCERT में इस अभिक्रिया को ज्यादातर काम में लिया गया है। क्या बना रहा है बताओ, 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है? 2। अब की बार मैंने संतुलित करके दे दी, ठीक है। लिखिए आप इसके आगे, उपर्युक्त अभिक्रिया में, उपर्युक्त अभिक्रिया में 3 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाए। 3 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाए, क्रिया करवाई जाए तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, लिखा है ना, मोल की संख्या, मोल की संख्या, नाइट्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं, 3 मोल दिए गए हैं, ये लिखा हमने नाइट्रोजन वाले के नीचे 3 मोल। रस समीकरण मिति गुणांक कितना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। इसके आगे कितना लगाए, 1 लगाए, तो हमने लिखा 3/1, 3/1। मोल की संख्या कितनी हाइड्रोजन की, 3 पे प्रश्न में कितना दिया गया है, 3 मोल। रस समीकरण मिति गुणांक कितना हाइड्रोजन का, 3। कितना है, 3, ये लिखा है इसके नीचे 3। इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 3 और इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 1। बताओ अनुपात दोनों में किसका कम है, हाइड्रोजन का। तो सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ, हाइड्रोजन। बस इतनी सी बात है। समझ आया नहीं आया, आ गया? एक अभिक्रिया लिखो, नहीं आया समझ? कौन सा वाला 3, ये नाइट्रोजन के ऊपर वाला 3, ये वाला, ये क्या है, मोल की संख्या है ना, मोल की संख्या। और पेपर में क्या, प्रश्न में क्या दिया गया है, नाइट्रोजन के 3 मोल काम आ रहे हैं, ठीक है। लिखो, चार मोल मीथेन गैस, 4 मोल मीथेन गैस का दहन 16 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या बनेगा बताओ। CO2 गैस व जल वाष्प का निर्माण होता है, CO2 गैस व जल वाष्प का निर्माण होता है।
जल वाष्प का निर्माण होता है। उपयुक्त अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। उपयुक्त अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। मीथेन के दहन की अभिक्रिया किसको याद नहीं है? मीथेन के दहन की अभिक्रिया किसको याद नहीं है? याद है? सबको याद है? नहीं है याद? नहीं है याद? कल पढ़ी ही नहीं घर जा करके, नोट्स देखा ही नहीं आपने? कल पढ़ाया था मीथेन वाली अभिक्रिया, कल पढ़ाई थी। गोंचू हो सब के सब आप लोग हैं। CH4 प्लस में O2 क्या बनती है? CO2, और प्लस में क्या बनता है? H2O। तो और मैं के थारकनु गीत थोड़ी गुआना रही हूँ, बीते गीत सुनाओ हैं, अड़ा बनड़ा थोड़ी गाँव आपा। संतुलित आपको करनी है, करो। इधर क्या लगाऊं? इधर 2 लगाऊं? चलो इधर कितने लगाऊं? 2। अब संतुलित है ना? पक्की बात है? करो तो फिर आप। क्या है 4? पिछले वाला प्रश्न देखो ढंग से। पीछे वाले प्रश्न की नकल नहीं करनी। क्वेश्चन देख रहा था, ये था मैंने इस वाले की रकम। सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? ऑक्सीजन है? मीथेन है? मीथेन आ रहा है? मीथेन आ रहा है? मीथेन आ रहा है? बताओ, सीमांत अभिकर्मक पहचान करने का फॉर्मूला क्या है? मोल की संख्या। कितने मोल है प्रश्न में? कितने मोल दिए गए हैं? 4 मोल। और क्या दिया गया है? रस समीकरण मिति गुणा कितना लगाया आगे? 1 प्लस बराबर। चलो इधर रख देते हैं। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 16। ऑक्सीजन का रस समीकरण मिति गुणा कितना है? 2। ये कितना आएगा और ये कितना आएगा? मात्रा किसकी कम है? मीथेन की। तो सीमांत अभिकर्मक कौन है? मीथेन है। 4 नहीं बताना, उत्तर बताना है मीथेन। ठीक है, पहचान लोगे? ये रस समीकरण मिति गुणा आपका सीमांत अभिकर्मक कंप्लीट। अगला देखो, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। एक तो हमारे पास में अणु सूत्र, ठीक है, और एक क्या है? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है। वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है। और मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है? उस यौगिक में परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। जैसे ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये तो हो गया अणु सूत्र। अब इसका बताना है आपको मूलानुपाती सूत्र। तो ये जो दिया गया है ना 6 12 6, इसको सरल करके लिखना है। सरल करके लिखना मतलब 6 एकम 6, 6 दुआ 12 और 6 एकम 6। यानी अब की बार आपके पास में कार्बन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH2O। ये मूलानुपाती सूत्र है ग्लूकोज का, और ये क्या है? आणविक सूत्र है किसका? ग्लूकोज का। आगे समझ में? ठीक है, नहीं है समझ में? अब की बार आ जाएगा। H2SO4 ये हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है? सूत्र है, अणु सूत्र।
मैंने कहा इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है आपको, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है। ये संख्या दी गई, इसको सरल करना है, मतलब कट रही है आपस में तो काटना है। 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, क्या बन गया HSO2। ये मूलानुपाती सूत्र बन गया। और ये क्या बन गया, ये किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रेजेंट करता है और ये उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। ये सरल अनुपात में है या नहीं, 2 और 4 को काटा तो 1:2 आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है, वही तो हमने यहां पर लिखा है। इसको काटा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 1:2 आया, तो CH2O लिख दिया। समझ आ गई बात, आ गया समझ में? चलो फिर बताओ, NH3 ये है आपके पास में क्या, आणविक सूत्र। इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है। NH3 क्या होगा, NH। क्या इसको और सरल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल सरल सा, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए गलत। एसिटिक, देखो इधर, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एथिल एसीटेट या एसिटिक अम्ल, यही होता है। इस फॉर्मूले को किस प्रकार और लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, C2H4O2 लिख सकते हैं, कार्बन 2 लिखा 2, हाइड्रोजन 4 लिखा, ऑक्सीजन 2 लिखा, काट दो, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 1:2:1, तो बन गया हमारे पास में CH2 और क्या बन गया O। ये मूलानुपाती सूत्र बन गया किसका, एसिटिक अम्ल का। क्लियर है? ओ देखो, इसे ग्लूकोज को बताओ समझ आया नहीं आया। देखो आगे देखो क्या लिखा है, अणु सूत्र दिया गया है आपको और अणु सूत्र बराबर होता है किसके, अणु सूत्र बराबर होता है किसके, N इंटू मूलानुपाती सूत्र, N इंटू मूलानुपाती सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, अगर जटिल प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा, ठीक है। N का फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, सरल करके लिखा गया है। N बराबर क्या होता है, अणु भार बटा मूलानुपाती भार। N बराबर क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, N बराबर होता है अणु भार बटा क्या होता है, मूलानुपाती भार। बातें नहीं करनी। और गुणा में क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र। गुणा में क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र। क्लियर है? इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखा गया है। किस फॉर्मूले को, ये अणु सूत्र बराबर है N इंटू मूलानुपाती सूत्र। N का मान रखा है हमने अणु भार बटा मूलानुपाती भार, और गुणा में पहले से क्या है, आपका मूलानुपाती क्या है, सूत्र है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी अणु सूत्र के बराबर। किसके बराबर होता है, अणु सूत्र के बराबर। क्लियर है? आपको मूलानुपाती सूत्र दे करके और अणु भार दे करके आपसे पूछा जाएगा अणु सूत्र। क्या पूछा जाएगा, अणु सूत्र। प्रश्न दिया गया एक अणु, देखो प्रश्न देखो, पढ़ो, एक अणु जिसका अणु भार कितना है, 180। देखो ध्यान दो, पेपर में प्रश्न में आपको अणु भार दे दिया तो अणु भार की जगह लिखो 180। अणु भार कितना है, 180। फिर लिखा गया है मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, तो आपको उस यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है, उस यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो इधर मूलानुपाती भार कैसे ज्ञात करोगे, मूलानुपाती सूत्र से आप मूलानुपाती भार निकालोगे। मूलानुपाती भार कितना हो गया बताओ, कार्बन का कितना होता है 12, 12 और 2 14, 14 और 16 कितने हो गए 30।
ये आ गया आपके पास में 0 से 0 कट गया, 3 से 6 बार कटेगा 18, ठीक है। तो ये क्या आ गया 6 इंटू CH2O। अंदर वाली संख्या को 6 से क्या करना है, गुणा करना है। C के पैरों में कितना है 1, कितना है 1, 1 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा C6। हाइड्रोजन को 6 से क्या करना है, गुणा करना है, कितना आएगा 12। ऑक्सीजन को 6 से गुणा करना है, क्या गएगा O6। ये क्या बन गया, अणुसूत्र बन गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्लियर है, बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा है, आगे वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, एक कार्बनिक यौगिक में 40% क्या है, कार्बन है। 40% क्या है, कार्बन है। और 6.66% क्या है, हाइड्रोजन है। शेष ऑक्सीजन है। शेष क्या है, ऑक्सीजन। इधर देखो, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 40%। कार्बन की मात्रा कितनी है, 40%। आगे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 6.66%। हाइड्रोजन कितना है, 6.66%। और शेष ऑक्सीजन कितना है, तो पूरे को 100% मानो आप, पूरे को कितना मानो 100%। 100 में से 40% तो कार्बन आ गया और 6.6% क्या आ गया, हाइड्रोजन। ये घटा दो किस में से, 100 में से घटा दो, ये मात्रा घटा दो 100 में से। टोटल इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दो, कितना आ गया 53 पॉइंट, कितना आ गया 34। 53.34% क्या आपके पास में ऑक्सीजन है। दोबारा से देखना, हमें ये कहा गया प्रश्न में कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें से कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत है, 40%। हाइड्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है, 6.6% है, 6.6%, ठीक है ना। शेष जो बच गया वो सारा का सारा क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब पूरे फॉर्मूले को आपको 100% के क्या रखना है, बराबर रखना है। पूरे फॉर्मूले को किसके बराबर रखना है, 100%। 100% में आपको घटाना क्या है, 40% और प्लस में क्या घटाना है, 6.6%। 6.66% घटाना है। इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटाओगे, आपके पास में 100 में से कितना गया, ये 40 और 6 46.100 माइनस 46.66% जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास में कितना, 53.34% बच जाएगा। यानी ये 53.34% है, ये आपकी क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। अब आपको कहा गया है कि इसका अणुभार यदि कितना है, 60, यानी जो 100% लिया है इसका अणुभार आपको कितना दे दिया, 60 दे दिया। इसका अणुभार दे दिया आपको 60, कितना दे दिया, 60 दे दिया। तो अब आप बताओ इसका अणुसूत्र क्या होगा, इसका अणुसूत्र क्या होगा। देखो इधर जो प्रतिशत है ना, उसको आपको क्या मानना है, ग्राम मानना है। क्या मानना है, ग्राम मानना है। तो सीधी सी बात है, 40% जो है वो 40 ग्राम के क्या है, बराबर। 40% जो है वो किसके बराबर है, 40 ग्राम के। 6.66% है वो किसके बराबर है, 6.66 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है, 6.66 ग्राम के बराबर है। 53.34% जो है वो 53.34% सॉरी ग्राम के क्या है, बराबर है। पहला स्टेप किया गया है कि कार्बन के मोल की संख्या क्या कर लो, ज्ञात कर लो। कार्बन के मोल की संख्या ज्ञात कर लो, कर सकते हो, कर सकते हो ना। कार्बन की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है, 40। कितनी दी गई है, 40 दी गई है। तो फिर क्या करोगे, अब कार्बन का कितना भार होता है, 12। तो 40 में किसका भाग दोगे, कितना मोल आ जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 मोल आएगा। हाइड्रोजन के कितने मोल है, हाइड्रोजन के कितने मोल है, 6 ग्राम है, 6.66। और इसमें हाइड्रोजन का भाग देना है आपको, कितना, 1 देगा। कितना आएगा, 6.66 आएगा। फिर देखो 53.34 ग्राम है, 53.34 ग्राम है क्या, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, आणविक द्रव्यमान 32 होता है। 16 का 53 पॉइंट कितना 34 में भाग दो, कितना आएगा, 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। यानी जब आप 40
40 ग्राम कार्बन में मोल निकालोगे तो ये उत्तर आया आपका कितना, 3.33 क्या आ गया, मोल। 3.33 क्या आ गया, मोल आ गया। 6.66 ग्राम हाइड्रोजन में मोल निकालोगे आप, तो कितना आएगा, 6.66 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपके पास से 53 पॉइंट क्या है, 3-4 ग्राम ऑक्सीजन में मोल निकालोगे आप, तो याद रखना वो कितना आएगा, 3.33 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। 3.33 क्या आ जाएगा, मोल। पहला काम आपका ये रहेगा इस प्रश्न में। दूसरा स्टेप दिया गया आपसे कि सेकंड स्टेप में सबसे छोटी संख्या का तीनों में क्या देना है, भाग देना है। तीनों में सबसे छोटी संख्या का क्या देना है, भाग देना है। अब देखो इधर, कार्बन वाली संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग देना, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3.33 है। 3.33 में 3.33 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी ये कार्बन की मात्रा आ गई आपके पास में 1। समझ में आ गई बात। फिर आगे आपके पास में हाइड्रोजन के 6.66 मोल में 3.33 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन की मात्रा आ गई। समझ में आ गई बात। फिर देखो, फिर है आपके पास में 3.33, इसके अंदर 3.33 का भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये मात्रा आ गई आपके पास में किसकी, ऑक्सीजन की। यानी आपके पास में मूलानुपाती सूत्र बन गया, वो क्या बन गया, C1H2 और क्या है, ऑक्सीजन 1। ये आ गया आपके पास में मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। अब इसमें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, इस प्रश्न में आपको दिया गया अणुभार। क्या दिया गया है, अणुभार दिया गया है ना, अणुभार। और आपसे परमाणु का क्या, उस अणु का क्या पूछा है आपसे, सूत्र पूछा है। अणु का क्या पूछा है, सूत्र पूछा है। ये है मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर होता है, वो होता है, बताओ क्या, N, और गुणा में क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। N इंटू क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। N का मान क्या होता है, अणुभार कितना दिया गया है, 60। मूलानुपाती भार कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला अभी निकाला हमने, C1H2O1। अब बताओ इसका मूलानुपाती भार कितना आ गया, 12 + 2 और प्लस में कितना आ गया, 16। 12 और 2 14, 14 और 16 30। ये लिखा हमने कितना, 30। गुणा में मूलानुपाती सूत्र क्या है, H2 और O क्या है, 1। ठीक है। काटोगे इसको, 0 कटेगा 2 बार, 3 2 कितना हो गया, 6। ये बन गया C2H4O2। बताओ किसका है ये सूत्र, ये नहीं पढ़ा था क्या अभी, CH पढ़ा था, क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, CH3COOH। कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कर सकते हो क्या, कर लोगे ना, कर लोगे ना। पहला स्टेप क्या कहता है हमें, इधर देखो, पहला काम हमें ये कहता है कि अगर आपको ज्ञात करना है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है, तो जो प्रतिशत मात्रा है ना उसको ग्राम में माननी है। प्रतिशत मात्रा को किस में माननी है, ग्राम में। जब प्रतिशत मात्रा को आपने ग्राम में माना तो अगला स्टेप आपका आएगा, उस ग्राम से उस पदार्थ का मोल ज्ञात कर लो। उस ग्राम से उस पदार्थ का मोल ज्ञात कर लो। मोल ज्ञात करने के बाद में आपके पास में जितने भी पदार्थ है, जितने भी तत्व है, जितने भी परमाणु हैं, उन सब की मात्रा में सबसे छोटी संख्या का क्या देना है, भाग देना है। यहां से आपके पास में मूलानुपाती सूत्र आएगा। यहां से क्या आएगा आपके पास में, मूलानुपाती सूत्र आएगा। और प्रश्न में आपको अणुभार दे रखा है। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हो। कर लोगे, ठीक है। चलो आगे चलो। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन है, ये क्या कहता है, देखो इधर, प्रतिशत संगठन
मतलब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। एक यौगिक होगा, उस यौगिक में हमें किसी एक परमाणु का प्रतिशत निकालना है, किसी एक तत्व का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। या पूछ सकता है वो अलग अलग तत्वों का प्रतिशत क्या करो, ज्ञात करो। तो प्रतिशत ज्ञात करने का आपके पास में सूत्र है, प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का आपके पास में क्या है, सूत्र। बताओ सूत्र क्या है। उस यौगिक में एक तत्व का या उस तत्व का क्या है, परमाणु द्रव्यमान। उस यौगिक में एक या उस यौगिक में उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और भाग में क्या दे रखा है बताओ, यौगिक का क्या होगा, कुल द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। भाग में है मोलर द्रव्यमान। और प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो गुणा में क्या लगता है, 100 लगता है। गुणा में क्या लगता है, 100 लगता है। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। रही बात समझाने की, तो एक प्रश्न देते ही आप समझ जाओगे, है ना। प्रश्न क्या दे रखा है, देखो आगे प्रश्न देखो। प्रश्न है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न है, 11th क्लास एनसीईआरटी का प्रश्न है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या ज्ञात करना है, आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मतलब ये सूत्र 2 बार काम आएगा। ये सूत्र कितनी बार काम आएगा, 2 बार। एक बार तो हाइड्रोजन में और एक बार ऑक्सीजन में। पहले हाइड्रोजन के लिए ज्ञात करोगे तो उस यौगिक में उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। बताओ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। हाइड्रोजन है कितने, 2। तो इसका मतलब यहां पर कितने रखूं मैं, 2। भाग में क्या है, मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18। कितना होता है, 18 लिखा हमने 18। और गुणा में क्या है, 100। गुणा में क्या है, 100। 2 एकम 2 और 2 9 के 18। 100 बटा क्या है, 9। 100 बटा क्या है, 9। अब बताओ कितनी बार कटेगा, 9 में 9 का भाग देना है। 9 एकम 9 बच गया, 10 में से 9 गया, कितना बच गया, 1। उतारा 0, फिर आया 10। 9 में 9 का 10 में भाग देना, 9 एकम 9। अब बच गया कितना, 1। भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो। सेम यही कंडीशन आई। 11.11% क्या है इसमें, हाइड्रोजन है। 11.11% क्या है इसमें, हाइड्रोजन। क्लियर है बात। ये तो आ गया हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। अब निकालना है ऑक्सीजन का। अब देखो उस यौगिक में उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो बताओ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना लोगे, 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान कितना है जल का, 18। और गुणा में क्या है, 100। 9 कितना, 8 दुआ 16 और 9 दुआ 18। ये बच गया आपके पास में 800 बट्टा कितना हो गया, 9। हल कर लोगे, कर लोगे क्या हल, 800 बट्टा 9 को हल करोगे तो कितना आएगा, 9 8 72। कितना बच गया, 8। उतारा 0। 9 8 72। फिर बच गया 8, फिर उतारा 0 80। 9 8 72, 88.88%। देख लो जोड़ के, 88.88 और 11.11। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99.99%। ये क्यों आया है, एग्जिट 100 क्यों नहीं आया, क्योंकि जल का हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान अपन लेते हैं ना, वो 1 मानते हैं। होता कितना है, 1.008 होता है। वहां पर पॉइंट में हमने मिस्टेक किए तो ये पूरी वैल्यू नहीं आई, वरना कितना आता, 100 आता। ठीक है। एग्जिट अपन कितना मानते हैं, 16 मानते हैं, वो 16 नहीं होता। 16 से भी कितना होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। गणना के रूप में अपन पूरी क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, आ गया समझ में, ठीक है। चलो आगे एक प्रश्न आप, चलो प्रश्न तो अब कल ही करेंगे इस पर, ठीक है। नहीं, अभी अगला प्रश्न एक टॉपिक है छोटा सा, आपको अणुसूत्र ज्ञात करने सिखाते हैं। ठीक है। अणुसूत्र मतलब यौगिक का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ठीक है। मूलक तथा इसके प्रकार, मूलक तथा इसके प्रकार। मूलक तथा इसके प्रकार। मैंने सोचा चैप्टर कंप्लीट करवा के आपको कल वाली डीपीपी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन होगी नहीं। ठीक है।
परसों करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूलक तथा इसके प्रकार। देखो मूलक क्या होते हैं, एक परमाणु होता है, परमाणु, जैसे हमने लिखा कैल्शियम, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा क्लोरीन, इस पर जो भी आवेश होता है, आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। आपने कभी पढ़ा है कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है ना, पढ़ते हैं अपन ऐसा, लेकिन प्लस संयोजकता प्लस माइनस में नहीं दिखाई जाती, उस पर आवेश की मात्रा होती है माइनस और प्लस की। कैल्शियम पर चार्ज आता है +2 और क्लोरीन पर चार्ज आता है -1। ये क्या है, इन्हें ये अपन कहते हैं मूलक। एक परमाणु या अणु के अंदर जो भी आपका चार्ज होता है, प्लस माइनस का चार्ज होता है, वही क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। इस आधार पर देखकर आप बता रहे हो मूलक या तो क्या होगा, धनायन होगा, या क्या होगा, ऋणायन होगा। मूलक या तो धनायन होगा या क्या होगा, ऋणायन होगा। ठीक है, धनायन मूलक आपको लिखाए गए हैं जितने आपके काम के हैं, देखो आगे देखो, और ऋणायन मूलक भी लिखाए गए हैं जितने आपके काम के हैं। देखो जो आपका ऋणायन मूलक होता है उसको बोलते हैं अपन अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक। ठीक है, और धनायन होता है उसको बोला जाता है क्षारीय मूलक। बातें नहीं करनी है, इसको क्या बोला जाता है, क्षारीय मूलक। पहले देखो ऋणायन में लिखा गया है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, ये लिखा हुआ है सबका, सबके कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसके बाद में हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, साइनाइड है, क्रोमेट है, ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, सल्फेट है, ठीक है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, ठीक है, लिखा हुआ है ना सबका। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है क्षारीय मूलक यानी धनायन मूलक। लिथियम लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है ना, कैल्शियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है। अब इसको बांच करके पढ़ने से सुनाने का कोई मतलब नहीं है, इसको आपको याद करने हैं। काम कैसे आते हैं, देखो इधर, जैसे इधर से एक उठा लिया कोई भी तत्व धनायन मूलक में से और एक उठा लिया ऋणायन मूलक में से, और आपसे कह दिया इनसे आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं अपन। अब हमें पेपर में पूछा जाए कि आप लिखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सबको पता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनाना है, आपको फॉर्मूला बनाना है। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, मेन चीज इस मुद्दे पर आते हैं अपन। बताओ कैल्शियम धनायन मूलक है, ऋणायन मूलक है, धनायन मूलक है, ऋणायन मूलक है, धनायन मूलक है। इसका अर्थ है कैल्शियम के ऊपर चार्ज प्लस का 1 आएगा या 2 आएगा, 2 आएगा। प्लस का कितना आया, 2 चार्ज आया कैल्शियम पर। कार्बोनेट, कार्बोनेट ऋणायन मूलक है। कार्बोनेट क्या है, ऋणायन मूलक। CO3 -2 या -1, माइनस का 2। ऊपर वाली वैल्यू प्लस माइनस में समान है ना, प्लस माइनस में समान है ना, 2 भी है प्लस का और माइनस का क्या है, 2। इसको काट दो। अगर नहीं कटे तो क्या काम करना है, ये वाली वैल्यू इसके नीचे लगानी है और ये वाली वैल्यू किधर लगानी है, इसके नीचे लगानी है। क्लियर है, नहीं कटे तो अभी बढ़ाएंगे हम उसका। इस फॉर्मूले को ऐसा का ऐसा लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। एक फॉर्मूला और बनाते हैं जिसमें आपको सारा कुछ क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। लिखते हैं अपन एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al, Ag नहीं Al। एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3। एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3। सल्फेट को लिखते हैं SO4 और चार्ज कितना होता है, -2। अब देखो इधर, क्या 3 और 2 कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे, 3 और 2 नहीं कट रहे। इसका अर्थ है ये वाली वैल्यू उठानी है और एल्यूमिनियम के पैरों के अंदर लगानी है, Al2। क्लियर है, ये वाली वैल्यू उठानी है, SO4 के पैरों में लगानी है, SO4 और होल थ्राइस। अब फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया Al2
SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है मेरी बात? समझ आया नहीं आया? आ गया समझ में? समझ आने का तरीका ये होता है, ये तो न आने का होता है? समझ आ गया? इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कर दो, क्लास बंद कर दो।